वेलकम अगेन टू पांडे क्लासेस। दिस इज सोहन कुमार पांडे। आज जो अपन लोग जो पढ़ेंगे वो हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, डेट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया था गिसिपी मजनी के बारे में, कैसे कंजर्वेटिव्स लोग ट्रीटी ऑफ वियना को रोक रहे थे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग शुरू से कहाँ से पढ़े थे? फ्रेडरिक सॉरी के बारे में पढ़े, फिर नेपोलियन के बारे में पढ़े, उसके नेपोलियन कोड के बारे में पढ़े, उसके बाद आगे बढ़ते गए हम लोग जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़े। सेम वे आगे बढ़ते बढ़ते वी हैव डन अक्रॉस फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे कैसे नेशनल का भावना लाया गया था, ला पैट्री ला सेटियोनी वगैरह, कैसे गोल्डन फ्लैग को इशू किया गया ट्राई कलर की जगह पे। ठीक है, वेरियस मेजर कैसे लिए गए थे। उसके अलावा आगे बढ़े हम लोग पढ़े लिबरलिज्म नेशनलिज्म के बारे में, कैसे एरिस्टोक्रेसी मिडिल क्लास में कैसे झगड़ा हुआ। उसके बाद कैसे कंजर्वेटिज्म बना था, जिसको ज्वेलवेरिन का कैसे हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना कैसे किया था ये लोग एरिस्टोक्रेसी लोग मिलके। उसमें क्या हुआ था कि बर्बन डायनेस्टी का रिस्टोर कर लिया गया था और मोनार्की को रिस्टोर करना था। उसके खिलाफ जो रिवोल्यूशनरी थे जैसे कि गिस्बी मजनी और बहुत सारे लोग जो कैसे उसको सपोर्ट कर रहे थे, कैसे उसका डर का भावना हो गया था। जो कि मेटरनिक बोल दिया था गिस्बी मजनी को, क्या बोल दिया था? द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर बोल दिया था ना। उसके बाद आज जो अपन पढ़ेंगे वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1830 से लेकर 1848 तक के बीच में। मेनली हम लोग इसमें पढ़ना क्या है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एज कंजर्वेटिव रीजन ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकेम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविंशियल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। देखिए, जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म, जैसे कि जो रूढ़िवादी लोग थे जो कि ट्रीटी ऑफ वियना को चाहते थे कि राज प्रथा यानी राजतंत्र जारी रहे, प्रजातंत्र के जगह पे राजतंत्र जारी रहे, और अपना काम धीरे पावर को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन उसी तरह लिबरलिज्म जो कि नेशनलिस्ट थे यानी कि जो क्रांतिकारी थे उसको रोकने के प्रति भी अग्रसर थे। जो रिवोल्यूशन जो कर रहे थे, द रिवोल्यूशन वेयर लेड बाय, कौन कर रहे थे? लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंग किस मतलब जो कि उदारवादी क्रांतिकारी थे। किससे बिलोंग करते थे? इलाइट क्लास यानी जो स्टैंडर्ड क्लास होता है उससे। प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास के लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको? क्रांति को, ताकि ये राजतंत्र हट के क्या हो जाए, प्रजातंत्र हो जाए। ठीक है, उसी में आगे पढ़ते हैं तो उसमें देखता क्या है कि द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 18 जुलाई 1830। सबसे पहला मतलब कि जो क्या हुआ कि पहला जो क्या हुआ कि जैसे होता है ना कि एक बार विद्रोह छिड़ता है, तो पहला जो एक सॉरी विद्रोह का भावना आया वो क्या है? फ्रांस में आया। कौन किस महीने में? जुलाई 1830 में। इसमें क्या हो गया कि जो बर्बन डायनेस्टी जो ट्रीटी ऑफ वियना में कंजर्वेटिव्स लोग उनको बनाए थे, इसको हटा दिया गया। क्या हुआ कि द बर्बन डायनेस्टी, देखिए यहाँ पे, द बर्बन डायनेस्टी हु हैज बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रीजन आफ्टर 1850, 1815 के बाद वेर नाउ ओवरथ्रोन, मतलब हटा दिया गया बाय किसके द्वारा? लिबरल रिवोल्यूशनरी यानी कि उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा हटा दिया गया। एंड इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिपी। क्या किए ये लोग कि जो ट्रीटी ऑफ वियना में जो बर्बन डायनेस्टी के किंग बनाए गए थे उनको हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तौर पर लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया। क्या किया गया? लुइस फिलिप को राजा बना दिया। कौन बनाए? क्रांतिकारी लोग, उदारवादी क्रांतिकारी लोग। किसको हटा के? बोर्बो राजवंश वाले को, जो कि जिनको कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी लोग बनाए थे ट्रीटी ऑफ वियना में, उनको हटा दिया गया। उसका क्या हुआ? उसमें लिखा हुआ है एक टोन कस दिया, होता है ना कि यहाँ पे भी ये लोग कुछ कुछ ताना कस देता है, उसी ताना में एक ताना कसने वाले थे। देखिए एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, उसी ताना देने वाले से एक थे, कौन थे? व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस को छींक आता है, कौन बोले थे? मेटरनिक। कौन बोले थे? मेटरनिक बोले थे कि जब फ्रांस को छींक आता है तो पूरे पूरे रेस्ट यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है। वही ताना मारे थे कि व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस को छींक आती है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्डेड, तो बाकी पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। क्या था? एक ताना था किसके प्रति? यही क्या बोलते हैं, यूरोप के प्रति। ठीक है, उसमें क्या था कि द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स व्हिच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। क्या हुआ कि जुलाई में जो क्रांतिकारी लोग द्वारा किया जा रहा था उससे एक ऐसा हुआ जिससे कि बेल्जियम जो था वो अलग हो गया। किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। नीदरलैंड से क्या हुआ? अलग हो गया। इसे कैसे हुआ ना कि जैसे भारत से पाकिस्तान अलग गया था, मान लीजिए उसी क्रांतिकारी गांधी जी वगैरह को देखकर और श्रीलंका भी अपना अगर आज़ादी कर लेता है, फिर कोई और देश कर लेता, उसी तरह से क्या हुआ कि जुलाई रिवोल्यूशन को देखते हुए क्या हुआ, ब्रसेल्स के जो कि बेल्जियम थे उसको टूट गया, ब्रेकिंग अवे किससे? किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, यही बात है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या बता रहा है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ना, एक बहुत बड़ा थी लाया, क्या बोलते हैं, क्रांति ला दिया। क्या हुआ कि एन इवेंट दैट मोबिलाइजेड नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड लाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, क्या हुआ कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उनमें एक नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर दी। इसमें क्या हुआ कि ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15 सेंचुरी। 15 सेंचुरी तक ग्रीस क्या था? ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। ओटोमन एम्पायर में कौन कौन आते थे? आपको जैसे कि हो गया आयरलैंड, पोलैंड, ये सब आते थे। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग ग्रीक विच बिगन इन 1821। क्या हुआ? ये जो रिवोल्यूशनरी जो पैदा होने थे वो क्या हुआ, 1821 में बिगिन होने लगे। क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के लिए आगे आने लगे। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गेट सपोर्टेड फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग एग्जाइल। एग्जाइल में होता है बाहर, यानी कि जो ग्रीक के जो क्रांतिकारी थे उनको बाहरी भी सपोर्ट मिलता था, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप से,
सिंपैथी फ्रॉम एंशियंट ग्रीक कल्चर, देखिए वेस्टर्न यूरोप से ये कहा करते थे क्या कि इनको एंशियंट यानी पुरानी सभ्यता ग्रीक कल्चर का अच्छा लगता था, ठीक है। वही बात कि जो बाहर रहते थे वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथी, क्या था इनको हमदर्द था किसके लिए, फॉर एंशियंट यानी पुरातन ग्रीक कल्चर के लिए, इसलिए उनको सपोर्ट किए। उसका क्या होता है, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे यानी कवि और कवि ये लोग क्या हुआ कि ग्रीस को बोलने लगे यूरोपियन का पालना होता है ना, कि जैसे कि पाकिस्तान को हम लोग पालते थे उसी तरह यूरोप को पालने वाला एक बता दिया गया, ठीक है। और मोबालाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट स्ट्रगल्स अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, और क्या हुआ कि सब लोग को एक जगह जागरूक करने लगे मुस्लिम के प्रति आक्रमण करने के चलते, ठीक है। उसका क्या है कि द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू द फाइट इन वार वेयर ही डाइड फीवर इन 1821। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, जो क्या हुआ कि बहुत सारे फंड इकट्ठा किए थे वार के लिए, लेकिन वार में जब गए तो फीवर से इनका डेथ हो गया। इस सबको देखते हुए फाइनली क्या किया गया, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या किया गया, एक संधि किया गया। जैसे ट्रीटी ऑफ वियना किया था उसे क्या किया गया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसमें क्या हो गया कि ग्रीस को क्या कर दिया गया, एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। हमने इस पूरा 3 पैराग्राफ में क्या क्या पढ़ा, पहला शुरू कहाँ से हुआ था कि जो रिवोल्यूशन था वो कंटिन्यू जारी था, उसको रोकने के लिए क्रांतिकारी एकदम लगातार वर्क कर रहे थे। पहला जो अपील आया था वो आया था जुलाई 1830 में। क्या हुआ था कि बर्मन राज के किंग को हटा करके लुइस फिलिप को बैठा दिया गया था, किसे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पे, यानी कि संवैधानिक तौर पे लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया था। उसका मेटरनिक ताना भी दिए थे कि जब फ्रांस को स्वच्छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। उस तरह बेल्जियम भी अलग हो गया किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो लाया सबके प्रति राष्ट्रीयता का भावना ला दिया। उसमें क्या हो गया कि जो ग्रीस में रहने वाले नहीं, ग्रीस के बाहर जो लोग रहते थे, जो जिनको ग्रीस का सभ्यता अच्छा लगता था, वो लोग इनका सपोर्ट किए। साथ साथ क्या हुआ कि इनको पोइट्स और आर्टिस्ट भी क्या किए, सपोर्ट किए, बोल दिए कि हाँ पालना लगते हैं, मतलब पालनहार हैं, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड बायरन पे फंड वगैरह सब कुछ मिला के क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किया गया और ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट वन, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फिल्म, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमको, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेरिमेंट। सही बात है कि क्रांति हमेशा वार लड़ने से ही हमें आज़ादी नहीं मिलती है हमेशा, या फिर ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, कल्चर हमेशा एक अलग रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे वंदे मातरम रोल प्ले किया कि वंदे मातरम से सबको एक क्या होता है कि नेशनलिज्म का फीलिंग जागता है। उसी तरह कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। क्या होता है, बहुत सारे कविता, कहानी, स्टोरीज, म्यूजिक, गाना, ये सब क्या होता है, हमारे दिल को झकझोरता है और देश के प्रति भावना जागृत करता है, ठीक है। वही बात है कि लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म, अ कल्चर मूवमेंट व्हिच साउट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। क्या हुआ, इन रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे और पोएट जनरली क्या करते थे, इनको रीजन साइंस से कोई मतलब नहीं था। साइंस और फिक्शन के अलावा ये क्या करते थे, इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। कहने का मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान न देके ये लोग क्या करते थे, इमोशन के साथ करते थे, ठीक है, ताकि आपको इमोशनली हो कि हाँ हमारे देश को हमको आज़ाद करना है, देश को आज़ाद करना है। उसके लिए अंतर्दृष्टि, रहस्यवाद, यानी बहुत सारे मिथ्या लोग करते थे। वही बात है कि द रिफोर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर पास्ट एज बेसिस ऑफ ए नेशन। इनका मेन मकसद क्या था कि सबके प्रति एक जागरूकता शेयर करें, हेरिटेज अपने सभ्यता का प्रचार करें और हमारे विरासत को याद करें, ठीक है, कि हमारा विशाल विरासत कैसा था, हमको भी आज़ाद होना चाहिए। उसी में एक है अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर, एक जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड हार्डर, ठीक है। जॉन गॉटफ्राइड हार्डर ये क्या बोले थे कि ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। इस सही जर्मन का जो जर्मन होंगे उनके क्या होगा, कॉमन पीपल से लगता है। दास वोक्स उनका नाम दिया गया। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, क्या होता है, राष्ट्र होता है ना, जो फोक सॉन्ग होता है हम लोग का, जैसे कि आपका हो गया मैथिली हो गया, ये सब जो फोक सॉन्ग है। उसी तरह फोक पोएट्री यानी कि राष्ट्र कविता जो हो गया, ये सब फोक डांस यानी कि जो नृत्य हो गया, राष्ट्रीय नृत्य, ये सब क्या होता है, एक ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। क्या होता है, ये सब में एक नेशन का भावना जगाता है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशनल बिल्डिंग। तो इस तरह का जितना भी गाना है, नृत्य है, सबको एक जगह एकत्रित करना नेशनलिस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्या इसेंशियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। वही बात है कि द emphasizes of vernacular language and the collection of local folk were the not just to recover ancient national spirit but also to carry the modern message to the large audience who were mostly illiterate। देखिए वर्नाकुलर लैंग्वेज को इसलिए वापस से लाया गया, क्या हुआ कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को इसलिए वापस से लाया गया बिकॉज सब लोग वहाँ उसमें पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो हमको न केवल कि इनसे हमारे क्या बोलते हैं, जो कि हमारा पुरातत्व है उसको न एक इकट्ठा करना मेरा मकसद था। उन लोग का मकसद था कि सभी ऑडियंस को, जितना भी लोग हैं, सबको, जो लिटरेट से रिलेटेड है, सबको ये भावना सुना के बताकर किया जाए, ठीक है। वही बात है। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। ये हम इसको देखा गया पोलैंड में। इसमें क्या हो गया, पोलैंड में ऐसा क्या था, देखिए कारोल कर्पसिंग की क्या है, कारोल कर्पसिंग क्या है, ओपेरा और म्यूजिक है, ठीक है। और पोलानाइज एंड मजूरका क्या है, एक डांस है, फोक डांस है, जिसको क्या किया गया पोलैंड में एक नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताया गया। किसको कारोल कर्पसिंग की क्या था, एक म्यूजिक था, और पोलानाइज और मजूरका क्या था, फोक डांस था। इसको आगे लाया गया ताकि ये लोग पोलैंड में क्या हुआ, नेशनल का भावना ऐसे जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आता है लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट। हम भाषा भी एक अलग रोल निभाती है। जैसे कि देखिए जब रशियन ऑक्यूपेशन यानी कि रशियन
ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय। इसमें क्या होता है, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड एवरीवेयर। क्या हुआ था कि हमेशा मान लीजिए कि अगर हमको फोर्स किया जाता हमारे एंशिएंट लोग को कि आपको हिंदी ना बोल के इंग्लिश ही बोलना है, जैसे कि अंग्रेज का शासन था, तो इसमें क्या हुआ कि हिंदी भाषा हमारा मातृभाषा था। इससे क्या होता है, एक नेशनलिज्म का भावना जगता है कि नहीं हमको लड़ना है बिकॉज हिंदी मेरा मातृभाषा, हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको। उसी तरह लैंग्वेज क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या हो गया था कि पोलिश लैंग्वेज जो था उसको बैन कर दिया गया था और रशियन लैंग्वेज को स्कूल में यूज करने लगा था, ठीक है। लेकिन 1831 में क्या हुआ, एन आर्म्ड रिबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश। एक क्या हुआ कि रिबिलियन होता है ना कि क्रांति, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, पुलिस नहीं, हम लोग पुलिस ही बोलेंगे, इसलिए ऐसा हुआ था। तो रशियन का क्या किया कि आर्मी इनको क्रश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। फॉलोइंग दिस, इसके साथ ही मेनी मेंबर ऑफ द कलर्जी, यानी कि जो कलर्जी मीन्स होता है जो कि आपको 9th में पढ़ना था। कलर्जी विभाग क्या होता है, एक स्टैंडर्ड विभाग होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पादरी वगैरह होता है ना, उसी तरह कलर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन एट नेशनल रेजिस्टेंस। क्या होता है कि पोलिश लैंग्वेज को वो लोग यूज करने लगे एज अ वीपन, यानी कि हथियार की तरह, कि हमको नहीं, हमको लड़ना है, मेरा भाषा अपना होना चाहिए। पोलिश वाज यूज इन चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलेशनशिप। क्या कि पोलिश लैंग्वेज को यूज किया गया था चर्च गैदरिंग, यानी कि अंदर चर्च के अंदर, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी जो धार्मिक भाषा होती थी, धार्मिक कथाएं होती थी, उसमें पोलिश लैंग्वेज यूज करने लगा था। इसी कारण क्या हुआ कि गुस्साए आर्मी ने क्या किया कि लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, बहुत सारे पुजारी और बिशप्स को जेल में डाल दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया। किसके द्वारा, रशियन अथॉरिटी के द्वारा, एज अ पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच रशियन। किसके लिए, एक सजा के तौर पर कि आप रशियन लैंग्वेज को क्यों नहीं पालन किए, आप क्यों धार्मिक स्थल पे पोलिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रीस्ट यानी पुजारी को जेल में डाल दिया गया और जेल में डाल करके साइबेरिया भेज दिया गया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। क्या हो गया, अब क्या हो गया कि पोलिश लैंग्वेज क्या हो गया, एक द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन, धीरे धीरे नजर आने लगा, क्या नजर आने लगा, एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल, यानी कि लड़ाई के लिए एक हथियार के तौर पे साबित होने लगा। नहीं, हमको अपना पोलिश लैंग्वेज चाहिए। इट बिकम अ सोशल हथियार होने लगा कि किसके प्रति, रशियन डोमिनेंस के प्रति, जो रूस का डोमिनेंस था उसके प्रति एक हथियार साबित होने लगा। उसके बाद बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। क्या हुआ कि 1830 में एक बहुत दुखद घटना हुआ। दुखद घटना ये हुआ 1830 में क्या हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई। इकोनॉमिक हार्डशिप में क्या होता है कि बहुत सारा गिरावट आई। इसमें क्या गिरावट आई, देखिए कि पहला क्या हुआ कि द फर्स्ट हाफ ऑफ 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ, पहला शुरुआत में बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ने लगा यूरोप में, और इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या हुआ, इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप, सभी यूरोप में एक बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ने लगा। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्री में मतलब कि जॉब की इच्छा पाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार कम थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम। जो गांव के लोग थे उस सिटी में जाने लगे, यानी शहर में जाने लगे, और स्लम से यानी कि झुग्गी में रहने पर मजबूर हो गए थे। उसमें क्या था कि स्मॉल प्रोड्यूसर यानी छोटे छोटे व्यवसाय इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस विद स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ हम और अपने से पनीर बना के बेचें, ठीक है, और कोई मशीनाइज पनीर बाहर से आ जाए तो हमसे सस्ता दर में बेचेगा तो हमको नुकसान होगा ना। वही बात है कि यहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, बहुत छोटे व्यवसायी थे, उनको बहुत सारा दुख झेलना पड़ता था, बिकॉज इंग्लैंड से काफ़ी सस्ते दाम में सामान बन के थे मशीन से और बेचे जाते थे। इससे कि क्या होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब शहरीकरण और उद्योगीकरण बढ़ने लगा। वह जो मोर एडवांस यानी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। देम टू कॉन्टिनेंट, क्या हुआ, उनको एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा था इसी कारण, ठीक है। दिस वाज स्पेशली बहुत ऐसा स्पेशली कहा हुआ टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, यानी कि कपड़ा के व्यवसाय में, विच इज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मिल। देखिए क्या होता है, कपड़ा जो होता था, कपड़ा का बुनाई सिलाई मेनली घर में किया जाता था। उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा कि बाहर से जो कपड़ा आ रहा है मशीन वाला वो कम दाम में बेच के निकल जा रहा है, तो आप और हम क्यों खरीदेंगे अपने होममेड वाला, ठीक है। वही इन दिस रीजन ऑफ द यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर प्रेजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन एंड फ्यूडल ड्यूज ऑफ ऑब्लिगेशन। इस रीजन में क्या होता था, अभी भी अरिस्टोक्रेसी क्या करते थे, पूरा पावर को एंजॉय करते थे, लेकिन जो किसान थे वो स्ट्रगल करते थे, यानी कि बहुत सारे कठिनाई का सामना करते थे, जैसे कि बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज यानी कि दास प्रथा यानी कि जमींदारी, ठीक है, और ऑब्लिगेशन यानी कि प्रताड़ना का सामना करते थे। अब क्या हुआ, द राइज ऑफ फूड यानी कि भोजन का मांग, प्राइस ऑफ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। अब क्या हुआ कि एक तो पहले ही फूड का डिमांड था, और क्या हुआ कि अगले ईयर क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट यानी बहुत ही खराब खेती हुई। उसके कारण क्या हुआ कि पॉपुलिज्म मतलब व्यापक गरीबी यानी बहुत घटिया सा गरीबी छाने लगा। कहाँ पे, यूरोप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। 1848 एक वैसा ही साल था जब फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड। ऐसा घटना क्या हुआ कि जो फूड शॉर्टेज यानी कि खाने की कमी और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कम रोजगार, क्या हुआ कि पॉपुलेशन, पेरिस के पॉपुलेशन को रोड पे आने पे मजबूर कर दिया। और बैरिकेड्स वर इरेक्टेड। क्या हुआ कि बैरिकेड जो भी जितना भी रुकावट था उसको तोड़ दिया गया, पुलिस की रुकावट वो। एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली। और उनके जो राजा थे लुइस फिलिप, उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया, ठीक है। वही लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक गारंटेड सफरेज टू ऑल द मिडल टू मिडल 20 एंड गारंटी द राइट ऑफ वर्क नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। इसके कारण क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली का गठन हुआ, जो कि क्या किया, जितने भी 21 साल के उम्र के लोग थे, उससे ऊपर के थे, सबको एक राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार, और नेशनल वर्कशॉप यानी कि एक राष्ट्रीय वर्कशॉप बनाएगा इसमें कि सबको रोजगार देने का बताया गया, ठीक है।
अर्लियर मतलब पुराने समय में इन 1845 में वीवर्स इन सिलिसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर टू फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस द पेमेंट। क्या होता था, सिलिसिया एक गांव था जहाँ पे क्या होता है, सिलिसिया जगह पे कॉन्ट्रैक्टर क्या थे, उनको कपड़े देते थे, किनको, वीवर को, यानी कि बुनाई करने वाले को, और रॉ मटेरियल देते थे कपड़ा बुनने के लिए, और क्या होता था जब बन जाता था तो उनको बहुत कम दाम देते थे उसके लिए, ठीक है। तो जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलिसन विलेज एज फॉलोज। सिलिसन गांव का जो वृत्तांत था उनको जर्नलिस्ट क्या होता है, पत्रकार थे विलियम, वो ऐसे बताते हैं, सुनिएगा क्या बोलते हैं कि इन दिस विलेज, इस गांव में 1800 इनहेबिटेंट, बहुत सारे 18,000 इनहेबिटेंट, मतलब इनके पास घर बार नहीं है वो है। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। 1800 घर परिवार में कॉटन वीविंग मतलब कि कॉटन का यानी कि सूती का कपड़ा बुनने का बहुत सारा और बहुत विस्तार में एक ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, द डिस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड दे ऑर्डर। अब क्या हुआ, अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर को देखा कि जो वर्क काम का बहुत मारामारी है, तो ये लोग ने क्या किया कि दाम अपना घटा दिया, यानी बनाने का कम दाम देने लगे ये लोग, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ कि उन्होंने 4 जून को 2 बजे क्या हुआ, लार्ज क्राउड ऑफ वीवर इमर्ज फ्रॉम देयर होम एंड मार्च इन द पेयर अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेज। कि बहुत सारे बुनकर क्या हुआ कि निकले घर से और अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, मार्च इन पेयर्स अप टू द मेंशन मतलब होता है कि जो उनका बंगला पर गए, एंड कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस दे वर ट्रीटेड। क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे नहीं, उनके बंगले पे जाकर, अपने कॉन्ट्रैक्टर के बंगले पे जाकर उन्होंने उनसे हाई चार्जेस मांगे, मतलब कि अपने कपड़े बुनने के हेवी चार्ज उन्होंने मांगा उनसे, ठीक है, डिमांडिंग हायर वेजेस। दे वर ट्रीटेड, उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग ना, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे, दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट एट। वो लोग क्या किए, इनको गरीबों को हमेशा, वीवर को धमकी देने लगे और गाली वगैरह देने लगे। इससे क्या हुआ कि फॉलोइंग दिस, इसी कारण अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर्स, प्रोक्लेंस, अनदर ग्रुप broke into the स्टोर हाउस एंड प्लंडर इट्स सप्लाई ऑफ क्लॉथ व्हिच दे टोर टू थ्रेड। बहुत सारे लोग उसके घर के अंदर घुस गए, जितना भी फर्नीचर था तोड़ ताड़ दिए, कुर्सी वगैरह तोड़ दिए, घर का शीशा वगैरह फोड़ दिए, इतना भी कपड़ा का बंडल से रखा था सबको खोल खाल दिए, पूरा फेंक फाक दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि फाड़ दिए, टोर में होता है फाड़ना। तो कॉन्ट्रैक्टर तो भाग गया, कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ कि भाग गया विथ हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ, टू अ नेबरिंग विलेज, मतलब कि बगल गांव में भाग गया कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन उन्होंने उनको सहारा नहीं मिला, ठीक है। हाउ एवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन, लेकिन उसको बगल वाले गांव ने सहारा नहीं दिया। इसी कारण क्या हुआ कि उन्होंने 24 घंटे बाद आकर किसी के साथ, आर्मी के साथ आकर, और क्या हुआ कि 11 वीवर को शूट करवा दिया, यानी कि 11 जो बुनकर थे उनको गोली मरवा दी कॉन्ट्रैक्टर के को बुलाकर, ठीक है। उसमें आगे क्या होता है 1848 में, द रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स, मतलब कि उदारवादियों का आप क्रांति सुनिएगा। इसमें क्या हुआ कि पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड वर्कर इन मेरी यूरोपियन कंट्री इन द ईयर 48, अ रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। 1848 में रिवोल्ट जो हुआ था गरीबों के प्रति, इसी कारण एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, जो कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, उन्होंने एक जंग की शुरुआत कर दी, ठीक है। इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हैड बीन प्रोक्लेम। क्या हुआ कि सबका मांग था कि हमें ऐसा राजा चाहिए जो कि संवैधानिक तौर पर बैठे और सबको मत देने का अधिकार हो, ठीक है। कोई बात है, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफ्रेज एंड हैड बीन प्रोक्लेम्ड इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल लिबर मिडिल क्लास कंबाइंड। क्या हुआ इसी कारण, जैसे देखिए इसमें क्या होगा कि यूरोप के बाकी पार्ट, जो कि जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जहाँ के लोग, औरत और मर्द जो कि लिबरल मिडिल क्लास थे, कंबाइन कर गए, एक साथ आ गए और डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि राष्ट्र एकता का के बारे में यूनिफाई करना, मतलब कि हमको एक राष्ट्र चाहिए और राजा चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम करे। इसके कारण इन्होंने सब लोग साथ आ गए, ठीक है। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर इंटरेस्ट टू द पुश देयर डिमांड फॉर, जब अब मान लीजिए कि आप देखिएगा कि आपके साथ सब कुछ सबको आ रहा है तो आप आगे बढ़िएगा ना, तो वही बात लिखा हुआ कि दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर इंटरेस्ट टू द पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ, देखिए, एसोसिएशन। देखिए जब इन्होंने देखा कि हमारे साथ सबको आ गया है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए, डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ अ नेशन जो कि पार्लियामेंट्री को प्रिंसिपल पर वर्क करे, यानी संवैधानिक तौर पर काम करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस को यानी जो होता है हमारे प्रेस, उनको आज़ादी हो कुछ भी छापने का उनके बारे में, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सबको आज़ादी से जीने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। कब ये लोग देखा, जब हम पूरा जर्मनी वगैरह, इटली, पोलैंड सब साथ में आ गए हैं, तो इन्होंने एक विद्रोह कर दिया, ठीक है। क्या हुआ इन जर्मन रीजन a large number of political association whose member were middle class professional businessmen and prosperous institution came together in city of Frankfurt and decided to vote for all German national assembly। क्या हुआ, जितने भी सब जगह के जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल सब थे, ठीक है, प्रोफेशनल सब थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्पेरस आर्टिसन सब थे, जो कि धनी मनी आर्टिसन थे। क्या हुआ कि साथ आए, केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट नाम का एक सिटी था, वहाँ पे लोग साथ आए और डिसाइड किए टू वोट फॉर द ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, मतलब सभी जनरल असेंबली के लिए वोट करना शुरू किए लोग। ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब चुने गए अधिकारी, मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। ये लोग का जो 831 चुने गए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कार्यकर्ता, उनको वो लोग क्या किया, मार्च करने की आगे चले, किसमें, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि कहाँ हो रहा था, सेंट पॉल चर्च में हो रहा था। क्या होता है, सेंट पॉल चर्च में क्या बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन किया गया था, जिसमें कि 831
चुने हुए अधिकारी वहाँ पे गए, ठीक है। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन, क्या हुआ कि उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए साइन किया, टू बी हेडेड बाय ए मोनार्च सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, और उन्होंने संवैधानिक तौर पर एक राजा चुनने का आधिकारिक राजा चुनने का निर्णय लिया। जब वेन द डिप्टी ऑफर्ड द क्राउन, जब क्या हुआ कि डिप्टी यानी कि वहाँ के जो ऑफिशियल सब थे वो ऑफर किए क्राउन ऑन दिस टर्म ऑफ फ्रेडरिक विलियम फोर किंग ऑफ पर्सिया, रिजेक्टेड एंड जॉइंड द मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। जब वहाँ के जो लोग सब थे उन्होंने राजा चुनने पर फ्रेडरिक विलियम फोर, जो नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर, जो कि पर्सिया के राजा थे, उनको बोला कि आप यहाँ का राजा स्वीकारिए और यहाँ का राजगद्दी संभालिए, तो उन्होंने मना कर दिया और उनके साथ ना होकर वो एरिस्टोक्रेसी के साथ हो गए, मतलब कि जो राजतंत्र चाहता था उनके साथ हो गए, जो कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन पर वर्क करना था उनके साथ हो जाके खड़े हो गए। इससे क्या हो गया कि वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, इससे कारण क्या हुआ कि जो अपोजिशन थे यानी कि एरिस्टोक्रेसी थे और मिलिट्री था स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग से क्या हुआ कि पार्लियामेंट को रद्द कर दिया गया, ठीक है। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, और सारा पार्लियामेंट को डोमिनेट किया कौन, मिडिल क्लास लोग डोमिनेट करने लगा। who resisted the demand of worker and artisan to constantly lower their support in the end troops were called in the assembly for judgment। अब देखा कि अब दोनों तो विद्रोह छिड़ने लगा, तो क्या हो गया कि एक ट्रूप्स को बुलाया, मतलब कि एक सेना के दल को बुलाया गया और जो क्या होता है असेंबली को भंग कर दिया गया। क्या किया गया, जो असेंबली हो रहा था उसको भंग कर दिया गया। आगे देखिए, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिविटी ओवर द ईयर। इसमें क्या हुआ, जो पॉलिटिकल राइट यानी कि जो पॉलिटिकल यानी कि जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल राइट जो शुरू हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। पूरे उदारवादी क्रांतिकारी में हमेशा एक कंट्रोवर्सी बना रहा वुमेन के प्रति, औरत के प्रति। क्या हुआ कि वुमेन हैड फॉर्म, क्या हुआ वुमेन औरत लोग क्या किए कि वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, औरत लोग अपना खुद का एक राजनीतिक क्या बोलते हैं दल तैयार किया, इसमें कि फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग, न्यूज़पेपर में भी हिस्सा देने लगे, उसका पॉलिटिकल मीटिंग यानी राजनीतिक मीटिंग में भी शिरकत करने लगे, डिमोस्ट्रेशन करने लगे। डिस्पाइट दिस, इन सब के अलावा दे वेर डिनाइड। एक हम बताते हैं इसके बाद, पहले देखिए फेमिनिस्ट वर्ड क्या होता है। देखिए फेमिनिस्ट वो होते हैं जो कि वुमेन के राइट को, जितना ही औरत का अधिकार है उसके बारे में सोशल और इकोनॉमिकल तौर पे सबको इक्वलिटी जेंडर के प्रति अवेयर करते हैं, उनको बोलते हैं फेमिनिस्ट। जैसे कि अभी आजकल का ट्रोल चल रहा है कि इट्स हर चॉइस, ओके, होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम नेहा धूपिया कोट्स, इट्स हर चॉइस। वही फेमिनिस्ट का बात हुआ कि सबको इक्वलिटी का बराबर दे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक छोड़ते हैं। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। क्या हुआ कि माना कि वो लोग सरकत कर रहे थे, अपना सब कुछ में सहयोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं देने दिया गया। क्या हुआ कि व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वर्ट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली टू ऑब्जर्व द ओनली एज ऑब्जर्वर जो स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। क्या हुआ, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रहा था सेंट पॉल में, उस समय भी औरत लोग को क्या किया गया था कि लेफ्ट साइड में एक गैलरी में यानी कि एक बरामदे टाइप होता है उसमें खड़ा कर दिया गया था, सिर्फ एक क्या हुआ दर्शक के तौर पर। देखिए यहाँ पे इस फ्रैगमेंट पार्लियामेंट में सारे औरत लोग क्या है खड़े होकर इसका तमाशा सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बोल नहीं सकते और वोटिंग में फैसला वोटिंग में हाथ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्डर वन, ठीक है। अब देखिए जो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस थे यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे जो चाहते थे कि राजतंत्र जारी रहे, वो क्या हुआ कि जो लिबरल मूवमेंट क्रांतिकारी को दबाने में तो सक्षम हो गए, लेकिन पुराने अधिकारों को पाने में सक्षम नहीं हो पाए। अब मान लीजिए कि आप अपने तरफ आपको जो कोई विद्रोह कर रहा है उसको आप रोक पाइएगा, लेकिन आपका राज कुछ चलने नहीं देगा, नहीं चल पाइएगा, तो आप क्यों विद्रोह कीजिएगा, ठीक है। द मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिसेप्शन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट। तो जो राजा थे वो लोग सोचे ये तभी खत्म हो सकता है जब हम लोग पूरा अधिकार दे दें उनको, जैसे वो लोग चाहते हैं वैसा उनका करें, तभी ये लोग मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। हिंस मतलब तब क्या किया गया 1848 में, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल नेशनल यूरोप बिगन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप। 1815 में 1847 में क्या हुआ कि ऑटोक्रेटिक जो कि अच्छा सोसाइटी था यानी कि जो डोमिनेंट सोसाइटी था जो कि सबको दबा के रखता था, वो क्या किया अपने राजा को बुलाया जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो राजा थे उन सब क्या हुआ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया। सब चेंजेस को मान लिए, इतने भी चेंज लोग चाहता था सबको मान लिए, जो कि पहले ही वेस्टर्न यूरोप में यानी सेंट्रल और ईस्टर्न में अब हुआ है और वेस्टर्न में 1815 में ही हो गया था, बताए थे ना वहाँ पे जब क्या बोलते हैं लुइस फिलिप को भगा दिया था उस समय, ठीक है। वो क्या हुआ कि उनको कर लिया गया था। अब ये लोग क्या किया कि जो ये लोग चाहता था वैसा बदलाव ये लोग स्वीकार कर लिया। द सर्फडम यानी कि जो दास प्रथा था उसको खत्म कर दिया गया। बोथ द हैब्सबर्ग डोमिनेशन इन रसिया, रसिया के डोमिनेशन को खत्म कर दिया गया। द हैब्सबर्ग रूल गारंटेड मोर ऑटोनॉमी इन हंगेरी इन 1870। हैब्सबर्ग का रूल जो था गारंटेड कर दिया गया था और अच्छी तरीके से हंगेरी ने 1867 में इसको कर दिया गया था, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और आपका थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कल हम लोग बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। थैंक यू सो मच।